ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। क्या वक्त बदलने वाला है? क्या बाजार का रुख बदलने वाला है? और इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है, क्या विदेशी निवेशक अपना नज़रिया बदलने वाले हैं और वो भारत से पैसा निकालने के बजाय वापस भारत में पैसा लगाने की तरफ बढ़ने वाले हैं? हुआ क्या है, अमेरिका में रेट कट हो गया है, एक चवन्नी का कट हो चुका है और ऐसे आसार हैं कि इस साल में ऐसे 2 कट और हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में कंपनियों की कमाई भी सुधरने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट्स अगली बार आएंगे इंडिया इंक के, वहाँ अब सुधार दिखाई पड़ेगा। और तीसरी चीज़ हुई है, मोदी सरकार ने तमाम ऐसे सुधार रोल्ड आउट किए हैं जिनसे ग्रोथ को रफ्तार मिलने के उम्मीद बढ़ती है, जिससे ग्रोथ को मदद मिलेगी। जिसमें जीएसटी कट सबसे बड़ा है। उससे पहले इनकम टैक्स में कट हो चुका था, लेकिन उसका असर आप कह सकते हैं कि वो तो पहले ही ऑफसेट हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब प्रश्न यही है कि क्या यहाँ से विदेशी निवेशकों का रवैया बदलेगा, और उसके साथ क्या अब दलाल स्ट्रीट या भारत का शेयर बाजार अपनी अगली बड़ी रैली के लिए, एक ज़बरदस्त बुल रन के लिए तैयार है। ये इंटरेस्ट रेट जो अमेरिका में कम हुए हैं, करीब 54 कम हुई है, और साथ में वो कह रहे हैं कि 2025 में ही इसी साल ऐसे 2 और कट होने के आसार दिख रहे हैं। तो अब विद्वानों की नज़र इस पे है। क्यों है? क्योंकि उनका कहना है कि हिस्टोरिकली जब भी फेडरल रिजर्व रेट कट करता है तो वहाँ से बड़ी पूंजी फिर फिक्स एसेट से निकल के, यानी कि जो सेफ एसेट्स होते हैं, सरकारी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं या वहाँ के दूसरे बॉन्ड्स हैं, बैंक डिपॉजिट हैं, वहाँ से निकल के वो ऐसे एसेट्स में जाने लगती है जहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के आसार होते हैं, जिनमें इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये सारे एवेन्यूज़ वो लोग आजमाते हैं। और इसी में इमर्जिंग मार्केट्स यानी भारत जैसे बाजार, वो इकोनॉमीज जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, उन पर दांव लगाना शामिल होता है। और इसका मतलब ये हुआ इन विद्वानों की राय में कि अब भारत को उधर से जो कैपिटल एक्सोडस झेलना पड़ रहा था, जो कैपिटल भाग रही थी भारत छोड़ के, उसके वापस आने की उम्मीद बढ़ानी चाहिए। भारत को उम्मीद करनी चाहिए कि अब इस साल की आखिरी तिमाही में ज़बरदस्त वापस कैपिटल इन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज आ सकते हैं जब वो इसलिए कि आखिरी तिमाही में बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अपने एलोकेशंस फाइनलाइज करते हैं, और वो फाइनलाइज करेंगे तो जाहिर है उस हिसाब से वो रीबैलेंस करेंगे अपने पोर्टफोलियो। और इसके साथ अगर कमज़ोर डॉलर भी है, डॉलर कमज़ोर होगा, अगर वहाँ से पैसा निकलना शुरू होगा तो दूसरी करेंसी, जिस करेंसी में वो जाएगा वो मजबूत होगी, डॉलर कमज़ोर होगा। और अगर डॉलर कमज़ोर होगा तो फिर उसके इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं जो कैरी ट्रेड कहलाता है, उससे भी पैसा वहाँ से निकल के बाहर की तरफ बढ़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल रिजर्व के इस रेट कट से अब वापस इमर्जिंग मार्केट्स दोबारा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं। और यहाँ ये राय एक आध आदमी की नहीं है, अनेक लोग जिनसे बात की जाए बाजार में वो यही कह रहे हैं कि बड़ा अब फ्लो बढ़ने के आसार हैं। और भारत में अगर जीडीपी की ग्रोथ जो दिखाई जा रही है 6.5 से 6.7% के आसपास रहने के आसार हैं इस वित्त वर्ष में, तो ऐसे में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, आईटी, मेटल्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स हैं, इनमें ज़बरदस्त फ़ायदा होने की, ज़बरदस्त बढ़त होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर विदेशी निवेशक भारत से उखड़ क्यों गए थे, क्यों वो यहाँ से भागना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उसकी तरफ जब आप उंगली उठाएं तो वो कुछ कारण बताते हैं विद्वान लोग। उनका कहना है कि साहब ये कॉशियस रहे लगातार, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि यहाँ कॉरपोरेट ग्रोथ, कॉरपोरेट अर्निंग्स में, कंपनियों की कमाई में ग्रोथ बहुत ही मामूली दिख रही थी, बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी, म्यूटेड कहते हैं जिसको। और इसी वजह से उनको यहाँ वैल्यूएशन अच्छे नहीं दिख रहे थे।
4 तिमाही लगभग पूरे 1 साल ऐसी कमजोर ग्रोथ दिखी है और इसका ही असर है कि विदेशी निवेशक यहां फिर बड़ा दांव क्यों लगाएंगे। बड़ा दांव तब लगाएगा आदमी जब उसे बड़े रिटर्न की उम्मीद होगी, रिस्क भी ले सकता है लेकिन उसे आगे कुछ रोशनी तो दिखती हो। तो अब क्या वो रोशनी दिख रही है, सवाल है। और दूसरा यह है कि जो आज की तारीख की गणित जोड़ते हैं वो वैल्यूएशन का भी एक आर्गुमेंट देते हैं। वैल्यूएशन में अभी देखें तो भारत में लगभग 19 की पीई पे आने वाले साल में जो कमाई होगी कंपनी की उसके मुकाबले 19 गुने पे एवरेज चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप बेंचमार्क करें इसको आप बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के सामने कि चाइना में क्या चल रहा है, इंडोनेशिया में क्या चल रहा है, थाईलैंड में, कोरिया में, तो पाते हैं कि वहां जो है वो ये रेशियो लगभग 13 पर है। वहां 13 की पी पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, यहां 19 की पी पे चल रहा है। ये एक बड़ा कारण था कि ये तमाम, और ये आपने बार बार सुना होगा कि भारत में वैल्यूएशन ज़्यादा है भारत का, इसका मतलब भारत का बाजार महंगा है जिस भाव पे होना चाहिए। और अब अगर आप देखें यही अंडर परफॉर्मेंस रही भारत के बाजार की। जो भारत के इंडेक्स हैं बड़े डोमेस्टिक इंडाइसिस कहेंगे, सेंसेक्स, निफ्टी, इन्होंने बाकी दुनिया के तमाम बाजारों के बड़े इंडाइसिस के मुकाबले, इंडेक्सेस के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है। और उसकी वजह थी यही अर्निंग्स ग्रोथ में जो स्लो डाउन आया, जो उसकी बढ़ने की रफ्तार थमने लगी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ से जब वो ग्रोथ वापस तेज होनी शुरू होगी उसके साथ ही सामने से वो रिटर्न भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसकी उम्मीद क्यों बढ़ रही है, फिर अब विशेषज्ञों ने जब दोबारा हिसाब जोड़ा है तो वो कह रहे हैं अब बहुत सारे नक्षत्र एक लाइन में दिख रहे हैं, यानी बहुत सारे कारण साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो कहते हैं कि अब यहां से सुधार होने के आसार दिखते हैं। हालांकि जो साल की पहली तिमाही के नतीजे आए हैं वो थोड़े यूं ही थे, मतलब एवरेज टाइप थे, मॉडरेट कह सकते हैं उनको। उसके बाद जो दूसरी तिमाही के नतीजे आते हैं वो थोड़े अगर स्ट्रॉन्गर दिखाई पड़ते हैं तो उससे दिखता है कि जो आर्थिक गतिविधि है और कंपनियों की सेहत है, माली सेहत कहेंगे या उनकी कॉर्पोरेट हेल्थ कहिए, तो वो सुधरती हुई दिख रही है। और इसकी वजह से फिर इन्वेस्टर्स का दिमाग लगता है, इन्वेस्टर्स को भरोसा लगता है, और वो शायद पूरे बाजार में नहीं लेकिन कुछ कंपनियों में चुन कर वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, उनको भरोसा बनता है, वो दांव बनाते हैं। तो जब वो दांव लगाना शुरू करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे, अगर वो तेजी आनी शुरू होती है तो फिर सबका हौसला बढ़ता है और सबका भरोसा बढ़ना शुरू होता है। उधर अमेरिका में अगर अगले 3 महीनों में 0.5% रेट कट होने के आसार दिख रहे हैं तो इधर भारत में भी इस बात के आसार हैं कि भारत में रिजर्व बैंक यहां से इसी साल 0.5% तक की कटौती और कर सकता है। और इसकी वजह से 2025 में जो टोटल रिलीफ यहां से आएगी वो लगभग 1.5%, 150 बेसिस पॉइंट्स की होगी। ये मिलाकर, और साथ में जीएसटी में कटौती हो चुकी है, इनकम टैक्स में कटौती हो चुकी है, इनकम टैक्स में काफी छूट मिली है। दोनों तरफ से जो भारी बचत लोगों को होगी, उनके हाथ में जो पैसा बचता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो साइकिल चल रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है बाजार में अचानक बहुत सी लिक्विडिटी आएगी और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को सहारा मिलेगा, इकोनॉमी का चक्का तेजी से घुमाने में मदद मिलेगी, मांग पैदा होगी, खपत बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे और कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। जब यह होगा तो उसके साथ, और इसके साथ एक और एडिशनल ट्रिगर आएगा जिसके संकेत मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कल दिए थे कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का जो विवाद है वो अगर सुलझ गया जल्दी से जल्दी और दोनों के बीच सहमति हो गई कि वो किस भाव पे हम टैरिफ लगाएंगे, जो 50% अभी लगा हुआ है वो कम होकर 15 से 20%, 10 से 15% के बीच में अगर आ जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। इससे तमाम तरह की अनिश्चितताएं लोगों के दिमाग से निकल जाएंगी, खास तौर पे व्यापारियों के दिमाग से, पॉलिसी मेकर्स के दिमाग से, कंपनियों का हिसाब जोड़ने वाले लोगों के दिमाग से। और जब अगर वहाँ सारे जाले छंट जाएंगे तो फिर बाजार के पास कोई कारण नहीं बचेगा कि वो बाजार पर पूरे जोर से फिर अपना एक्सीलरेटर न दबा दें। और यही है विदेशी निवेशकों का, जो एफआईआईज हैं पूरी दुनिया में पैसा लगाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उनको अगर भारत में ये हौसला लौटता हुआ दिखेगा तो फिर वो उनके हौसले में भी बढ़त होगी और उसके साथ मिलेगा इस सवाल का जवाब
कि वो भारत में फिर पैसा लगाना तेज़ी से शुरू कर रहे हैं कि नहीं। और आज की तारीख में उनका पिछला रिकॉर्ड देख लें तो ये कोई 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का या 2 करोड़ का सवाल नहीं है। ये पूरे 1,40,000 करोड़ रुपए का सवाल है कि क्या FIIs ने भारत के खिलाफ पोजीशन लेना, भारत के इंडेक्सेस के खिलाफ बेट करना बंद कर दिया है, और क्या वो अपना रुख पलटने जा रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।